Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the Audit and Assurance lecture. My name is Mohsin Ahmed and I will be your tutor for this course. In this course, our focus will be on understanding audit concepts, developing exam techniques, and learning how to approach ACCA questions effectively. In today's session, we are going to start with our first topic, which is Introduction to Audit. We will discuss what audit is and why audit is required, the purpose of an audit, and the role of an auditor. So let's start. देखिए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मुझे समझनी है वो है बैकग्राउंड ऑफ ऑडिट। अच्छा, इस पर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए, बैक इन सेंचुरीज क्या होता था कि शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते थे कि वो डायरेक्टर्स बिजनेस को रन कर सकें, और डायरेक्टर्स का काम था शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनकी इन्वेस्टमेंट को स्टीवर्ड करना। लेकिन देखा यह गया कि बजाय डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करते, उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया। अपने आप को एक्सेसिव सैलरीज दी, एक्सेसिव बोनसेस दिए, और जानबूझकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट किया। और वो मैनिपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब शेयर होल्डर को प्रेजेंट की गई तो शेयर होल्डर्स ने उनको देखा और ये सोचा कि सब सही है। लेकिन इवेंचुअली कंपनी कोलैप्स कर जाती थी। तो जब इस चीज पे गौर किया गया कि कंपनी कोलैप्स क्यों की गई, तो पता ये चला कि डायरेक्टर्स शेयर होल्डर के इंटरेस्ट की बजाय अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी कोलैप्स कर गई। लेकिन अब जब ऑडिट आ चुका है, अब क्या होता है? तो अगर आप पहली स्टेटमेंट में गौर करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स हैं। बिल्कुल सही है। अब वो ओनर्स है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लेकिन शेयर होल्डर्स खुद बिजनेस रन नहीं करते, वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को टू रन बिजनेस। और डायरेक्टर्स एयर एंड के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दे देते हैं शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डाउट करते हैं। तो इनके इस डाउट को ओवरकम कैसे किया जाए, सवाल ये पैदा होता है। जब शेयर होल्डर से पूछा गया कि बताएं आपके इस डाउट को कैसे ओवरकम करें, तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो, और इसी के साथ साथ प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी हो। और वो बंदा आए और आके ये डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करे और हमें अश्योरेंस दे कि आया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डायरेक्टर्स ने बनाई हैं ये सही हैं कि नहीं। ऐसे बंदे को कहा जाता है ऑडिटर। और वो जो एक्टिविटी आगे कंपनी में कंडक्ट करता है उस एक्टिविटी को कहा जाता है ऑडिट। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स ओनर हैं बिजनेस के, और डायरेक्टर्स बिजनेस को रन करते हैं। इन्हीं दो बातों से एक रिलेशनशिप जो हमने अपने इनिशियल पेपर्स में ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, एजेंसी रिलेशनशिप, जो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर के दरमियान होता है। एजेंसी रिलेशनशिप है क्या? बेसिकली डायरेक्टर्स एजेंट हैं और शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल हैं। यही तो है एजेंसी रिलेशनशिप, कि डायरेक्टर्स एजेंट है किसके? शेयर होल्डर्स के। मींस डायरेक्टर्स कैन एक्ट ऑन शेयर होल्डर्स बिहाफ। क्या मतलब? भाई डायरेक्टर्स डिसीजन ले सकते हैं शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डायरेक्टर ने कोई बिजनेस में डिसीजन लेना है। अब वो 365 शेयर होल्डर्स होंगे, या आपने देखा होगा कंपनी में तो
हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, क्या आप हर किसी एक शेयर होल्डर को फोन करके कॉल करके बताया कि भाई मैं ये डिसीजन लेने वाला हूँ? ऐसा तो नहीं होता। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर को अपॉइंट ही इस वजह से किया है कि वो बिजनेस को रन कर सकें, और बिजनेस को रन करने के लिए लाजमी है कि डायरेक्टर डिसीजंस लेंगे। इसी तरीके से डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान एक स्टीवर्ड रिलेशनशिप होता है। डायरेक्टर बेसिकली स्टीवर्ड है शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट के, यानी डायरेक्टर्स केयर टेकर हैं शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट के। ये जो शेयर होल्डर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में की हुई है उसकी वो रखवाली करते हैं, और उन अ, उनकी इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सकें। अगर हम बात करें ऑडिट की, व्हाट इज ऑडिट? तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज की एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अभी हमने ऊपर बात की कि शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस चाहिए। किस चीज की अश्योरेंस चाहिए? शेयर होल्डर्स को अश्योरेंस चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने बनाई है क्या ये ठीक है भी कि नहीं। और ये अश्योरेंस उन्हें किस शख्स से चाहिए? वो अश्योरेंस उन्हें चाहिए ऑडिटर से, ऐसे बंदे से जो एक इंडिपेंडेंट हो, ऑनेस्ट हो, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, यानी उसके पास ACCA CA हो। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which enables the auditor to express an opinion। आप मुझे बताएं कि जब ऑडिटर ऑडिट करने आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है? भाई उसका अल्टीमेट गोल यही है ना कि शेयर होल्डर को ये बता सके कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर ने बनाई है ये सही है कि नहीं। यही उसका अल्टीमेट गोल है। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने से ऑडिटर क्या होता है? अनेबल हो जाता है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके शेयर होल्डर को। अच्छा, कैसा ओपिनियन दे सके? क्या ओपिनियन क्या दे? पहली चीज ये बताए कि डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है क्या ये अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, यानी IFRS IAS के अकॉर्डिंग बनी है। अगर आपने F7 पढ़ा है तो उसमें आपने स्टैंडर्ड्स पढ़े, IFRS पढ़ा है, आपने IAS स्टैंडर्ड पढ़ा है। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन IFRS IAS के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, ये बताना अपने ओपिनियन में। इसी के साथ साथ ये बताना कि डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू से मुराद क्या है। तो देखें, ट्रू मीन्स ट्रुथ विच कैन बी वेरीफाइड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोज बिजनेस ने 100 यूनिट सेल किए हैं $1 ईच, तो बिजनेस का रेवेन्यू कितना हो जाएगा? $100। अब अगर बिजनेस ने अपने SOPL में रेवेन्यू $100 लिखा हुआ है तो आपको नहीं लगता कि उसके बैक एंड पर 100 इनवॉइसेस कंपनी के पास होनी चाहिए? भाई जब भी तो आके फाइनेंस ऑडिटर जब भी तो आके ये वेरीफाई कर पाएगा कि ये जो कंपनी ने सेल्स का जो फिगर लिखा हुआ है क्या ये फिगर ठीक है कि नहीं। भाई क्योंकि मैनेजमेंट ने दावा किया है ना, ये एक असर्शन है। मैनेजमेंट ने दावा किया है कि हमने इतनी सेल्स की हैं फॉर द पीरियड। अब कैसे ऑडिटर ये देखे
कि जो सेल्स की हैं, ये सेल्स बिल्कुल ठीक है। कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना। अब सपोज कंपनी के पास 18 वॉइसेस हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है कि अगर कंपनी ने 100 यूनिट्स पर डॉलर के लिए बेचे हैं, पर वन $1 के लिए का बेचा है, तो 100 उसका रेवेन्यू बन रहा है, लेकिन कंपनी के पास इनवॉइसेस 80 हैं। तो इसका मतलब हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझकर रेवेन्यू को इन्फ्लेट किया हो। आपने अपने FA1 के इनिशियल्स पेपर में पढ़ा है कि रेवेन्यू इनकम का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक्सपेंस का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हो सकता है मैनेजमेंट ने जानबूझकर इनकम को इन्फ्लेट किया ताकि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू के साथ साथ फेयर होना भी ज़रूरी है। अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप सब ने IAS 37 पढ़ा होगा F7 में, प्रोविजन का स्टैंडर्ड। अब आपको क्या पता है कि IAS 37 स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्यों लॉन्च किया था? इसके पीछे वजूहात क्या थी? इसके पीछे ये वजह थी इस स्टैंडर्ड को लॉन्च करने की, कि मैनेजमेंट माजी के अंदर जानबूझकर फेक प्रोविजंस की रिजर्व क्रिएट करती थी। यानी सपोज अगर एक कंपनी 2011 के अंदर सपोज उसने 2 मिलियन का प्रॉफिट किया, और 2012 के अंदर एक्चुअल प्रॉफिट उसने 4 मिलियन का किया, लेकिन मैनेजमेंट ने जानबूझकर 3 मिलियन का प्रॉफिट शो किया और 1 मिलियन का प्रोविजन रिजर्व क्रिएट कर लिया। अब जब AGM के ऊपर प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर को प्रेजेंट की गई, तो शेयर होल्डर ने देखा कि पिछले साल प्रॉफिट था 2 मिलियन और इस साल प्रॉफिट से 3 मिलियन। तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक ही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि कंपनी ने एक्चुअली इस साल 4 मिलियन का प्रॉफिट किया था, लेकिन डायरेक्टर्स मैनेजमेंट ने जानबूझकर फेक प्रोविजंस बनाई, जिसकी वजह से उन्होंने रिजर्व क्रिएट कर लिया। और वो रिजर्व उन्होंने क्यों क्रिएट किया? ताकि अगर कल कला को कंपनी रिसेशन में जाती है, तो हम उसको रिवर्स करके आर्टिफिशियल इनकम बुक कर सकें। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी? 2011 में कंपनी ने एक्सपेंस बुक किया 1 मिलियन का, और साथ ही उसने प्रोविजन बुक कर ली, लाइबिलिटी बुक कर ली। और हम सबको पता है कि ऐसी कोई लाइबिलिटी जो बिना पे ऑफ हुए हुए रिवर्स हो जाए, वो आर्टिफिशियल इनकम में तब्दील हो जाती है। तो अगले साल डायरेक्टर्स जो है उस प्रोविजन को, उस लायबिलिटी को रिवर्स कर देते थे। तो रिवर्स किस तरह करते थे? डेबिट कर देते थे प्रोविजन को और क्रेडिट कर देते थे इनकम को, क्योंकि एक्सपेंस पिछले साल एक्सपेंस बुक किया था, उस एक्सपेंस को रिवर्स किस तरह करेंगे इस साल? इनकम बुक करके। तो ये क्राइम कर रहे थे, ये एक क्राइम था बेसिकली जो मैनेजमेंट कर रही थी। इसी वजह से उनकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, और इस वजह से ही स्टैंडर्ड बोर्ड ने IAS 37 प्रोविजन का स्टैंडर्ड लॉन्च किया, जिसके अंदर स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ कंडीशंस रख दी कि आप प्रोविजन सिर्फ उस सूरत में ही बना सकते हैं जब प्रोबेबल आउटफ्लो हो, कॉस्ट रिलायबली एस्टिमेट हो, और तीसरा आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इन जो तीसरी बात है ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट तो यूज टू हो चुकी थी फेक प्रोविजंस बनाने के लिए, तो अब वो बहाने ढूंढती थी। स्टैंडर्ड आने के बाद भी वो बहाने ढूंढती थी
वो बोर्ड से पूछती थी कि अच्छा, सपोज अगर हमें अगले साल लॉस होगा तो क्या हम उसकी प्रोविजन बना लेंगे। उनकी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मैं हम किसी ना किसी तरीके से एक रिजर्व क्रिएट कर लें। और जब बिजनेस, जैसे कोरोना कोरोना के उसमें टाइम में आपने देखा होगा बिजनेस बिल्कुल डिक्लाइन फेज में चले गए थे, तो मैनेजमेंट की ये कोशिश होती थी कि हम किसी तरीके से रिजर्व, फेक रिजर्व क्रिएट कर लें ताकि वक्त आने पर हम उन्हें रिवर्स करके कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी दिखा सकें। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं तो क्या हम उनकी अभी से ही प्रोविजन बना सकते हैं। तो बोर्ड ने कहा नहीं, आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या मतलब। बोर्ड ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हो सकता है आप लॉस होने से पहले ही बिजनेस सेल कर दें या बिजनेस बंद कर दें। तो इस वजह से ये कुछ बोर्ड ने IAS 37 की स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी जिस जो ये रास्ता रोकती थी फेक प्रोविजंस बनने का। तो यहाँ पर ना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हो, बल्कि फेयर भी हो, यानी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ बनाया गया हो। अच्छा, अब देखिए, ऑडिट होते हैं दो किस्म के। एक को हम कहते हैं स्टैच्यूटरी ऑडिट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट। स्टैच्यूटरी ऑडिट क्या होता है। ये एक मैंडेटरी ऑडिट होता है, यानी ये वो ऑडिट है जो पार्लियामेंट की तरफ से कंपल्शन कर दी गई है कंपनीज के ऊपर कि आपने ये ऑडिट करवाना ही करवाना है। सर्टेन क्राइटेरिया है, जैसे ही आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हो आपने लाजमन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है। जैसे अगर पब्लिक कंपनी है, उसने लाजमी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है। तो ऐसे ऑडिट को कहा जाता है स्टैच्यूटरी ऑडिट। अच्छा, स्टैच्यूटरी ऑडिट की कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पेपर्स में एज सच हम नहीं करते। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है। डिसएडवांटेजेस कंपैरिजन की वजह से किए जाते हैं कि आया हमें इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां पर लीगल रिक्वायरमेंट आ जाती है वहां पर हमारे पास ये चॉइस नहीं होती, हमने ऑडिट करवाना ही करवाना होता है। इसी तरीके से एक ऑडिट होता है नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट, यानी वो ऑडिट जो हमारे पर जिसकी कंपल्शन नहीं है, ये वॉलंटरी ऑडिट है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे एसएमईज, स्मॉल स्मॉल कंपनीज जो हैं, उनके ऊपर ऑडिट की कंपल्शन नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऑडिट करवाती हैं। क्यों, या वो करवा सकती हैं क्यों, क्योंकि उनके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है ऑडिट करवाने के। पहला एडवांटेज, आपने देखा होगा कुछ कंपनीज पार्टनरशिप बेसिस पे होती हैं, तो अक्सर पार्टनर्स में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को लेते, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उनके दरमियान, उस पर उनका इख्तलाफ होता है। कोई कहता है कि मुझे कम मिला, कोई कहता है अभी मैंने टाइम ज़्यादा लगाया, कोई कहता है मैंने पैसा ज़्यादा लगाया। इस तरह उनमें डिस्प्यूट होता है। तो क्या हो अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हुई हो और तमाम पार्टनर्स को अश्योरेंस मिल जाए कि उनको जो प्रॉफिट मिला है वो प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है। ये अश्योरेंस उन्हें उन्हें कौन देगा, ऑडिटर दे दे। अब हालांकि यहाँ पर कंपल्शन नहीं है, लेकिन ऑडिट का एडवांटेज एडवांटेज ही यही है कि आपके जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ऑडिटर आके बेसिकली उन्हीं अकाउंट को तो चेक कर रहा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर रहा है। इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि छोटी कंपनीज को लोन रिक्वायर्ड होता है। अब बैंक जो होता है ना, वो रिलक्टेंट फील कर रहा होता है उनको लोन देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी उन्हें भी डायरेक्टर्स पे भरोसा नहीं होता।
जिस तरीके से शेयर होल्डर्स को डायरेक्टर पर भरोसा नहीं होता। बैंक भी यही कहते हैं कि मैनेजर्स, डायरेक्टर्स ऐसी पोजीशन पे हैं जहां पर वो इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और बैंक लोन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नंबर्स की बेस के ऊपर। कुछ कोलैटरल रखवाना पड़ता है या नंबर्स देखा देखे जाते हैं। सपोज बैंक कहता है कि अगर आपने अपने करंट एसेट को, अगर आपके करंट एसेट इतने इतनी वैल्यूज के होंगे तो मैं आपको उन करंट एसेट की बेस के ऊपर लोन दूंगा। अच्छा, अब रियलिटी के अंदर करंट एसेट कम थे। आपने एक स्टैंडर्ड पढ़ा होगा F7 के अंदर, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। अब मैनेजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे उसमें करंट एसेट बहुत कम थे, यानी वो लोन नहीं ले सकते थे। तो वो जानबूझकर नॉन करंट एसेट को करंट एसेट में क्लासिफाई करते थे एज नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, और करंट एसेट को ओवर स्टेट करते थे ताकि वो लोन हासिल कर सकें। और जैसे ही लोन हासिल कर लेते थे फिर उसको रिवर्स कर देते थे। तो आपको नहीं लगता ये एक तरीके का धोखा है बैंक के साथ? तो बैंक भी बच्चा नहीं है, बैंक को भी पता है कि डायरेक्टर ऐसी पोजीशन में है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बैंक्स भी कहते हैं कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हुई हो। तो देखें यहाँ पर बेशक कंपल्शन नहीं है, लेकिन ऑडिट करवाने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप बैंक से इजीली लोन हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, जैसे यूके में HMRC है, पहले उसका नाम होता था हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। अब क्योंकि क्वीन राज खत्म हो गया है, अब प्रिंस आ गए हैं तो हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम हो गया। और हम सबको पता है कि टैक्स पे किया जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। हाई प्रॉफिट्स तो टैक्स भी ज्यादा, प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम। आपने अपने इनिशियल पेपर्स में पढ़ा है कि इनकम का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्रॉफिट्स, इनकम इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी इंक्रीज होगी उतनी प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और ओपनिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। जितने एक्सपेंसेस और ओपनिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होगी उतने प्रॉफिट डिक्रीज होंगे। या आपने FA1 की अपने इनिशियल पेपर्स में पढ़ा हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर मैनेजमेंट को प्रॉफिट टैक्स कम पे करना है तो वो जानबूझकर एक्सपेंस को, ओपनिंग इन्वेंट्री को ओवरस्टेट करके दिखाते हैं ताकि प्रॉफिट्स कम हो जाए और टैक्स कम पे करना पड़े। तो टैक्स अथॉरिटीज को ये बात पता है कि मैनेजर्स, डायरेक्टर्स इस पोजीशन में है कि चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो सिंपली एक ही बात कह सकते हैं मैनेजर्स। वो ये कह सकते हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है, उसमें यूजफुल लाइफ एस्टिमेट होती है। वो जानबूझकर यूजफुल लाइफ को कम दिखाएंगे ताकि एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए और प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए और टैक्स भी डिक्रीज हो जाए। अब आपको बात समझ में आ रही है? तो वो एक ऐसी पोजीशन में होते हैं और अगर उनसे पूछो कि ये आपने क्यों किया, तो वो सिंपल ये कह के जान छुड़वा सकते हैं कि ये एक एस्टिमेट है, ये एक अंदाजा है, और अंदाजे तो गलत हो ही सकते हैं। तो कोई उनका क्या कर लेगा? ठीक है। इसी तरीके से टैक्स अथॉरिटीज को भी ये बात पता है कि डायरेक्टर्स मैनिपुलेशन करते हैं।
तो टैक्स अथॉरिटीज भी यही कहती हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुई हुई हों, ताकि टैक्स अथॉरिटीज को भी ये अश्योरेंस मिल सके कि ये जो टैक्स पे कर रहे हैं ये बिल्कुल सही प्रॉफिट्स पे टैक्स पे कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कंपल्शन ना हो ऑडिट की, और अगर कोई छोटी कंपनी फिर भी ऑडिट करवा रही है, तो आपको नहीं लगता कि उसकी पब्लिक इमेज इनहेंस हो जाएगी? लेट सपोज अगर मेरे पास आज पैसे पड़े हुए हैं और मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं जो कि जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई भी नहीं है, या फिर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हुई है। तो मैं किस ऑप्शन को चूज करूंगा? मैं उस कंपनी की तरफ जाऊंगा जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुई हुई होंगी। इसी तरीके से ऑडिट के अपने कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे ऑडिट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या मतलब? आपको नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 महीने के प्रोसेस से बनी हुई है? तो उनका ऑडिट करने के लिए ऑडिटर को 12 महीने नहीं तो कम से कम 3-4 महीने तो रिक्वायर्ड है ना। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसी तरीके से ऑडिट कॉस्टली है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करती हैं ऑडिट फर्म्स को ऑडिट के लिए। तो यस, ये इसका डिसएडवांटेज है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। छोटी कंपनीज अक्सर ऑडिट नहीं करवाती वॉलेटरी, क्योंकि वो इतनी कॉस्ट बेयर नहीं कर सकती। आप ये नोट डाउन कर लें, मैं आता हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं गारंटी क्या है। देखें, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता, या वो गारंटी नहीं देता कि 100%। वो ये नहीं कहता कि हर चीज ठीक है। ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस देता है, 80 to 85% एश्योरेंस देता है। क्या मतलब इस बात से? सपोज आप बीमार हैं और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अल्लाह ना करे आप बीमार हो, लेकिन फिर भी आप जाते हैं, डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है और वो आपको मेडिसिन लिखता है और आपको एक बात लाजमी कहता है। वो ये कहता है कि आप ये मेडिसिन लें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर उस डॉक्टर ने आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी कि आप खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, या फिर उसने रीजनेबल एश्योरेंस दी? तो जवाब इसका है, उसने रीजनेबल एश्योरेंस दी। आप खुद मुझे बताएं कि डॉक्टर या ऑडिटर ह्यूमन बीइंग है ना, उससे गलती हो सकती है। हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है ह्यूमन एरर की। तो हो सकता है ऑडिटर से गलती हो जाए, हो सकता है उस डॉक्टर से गलती हो गई हो, उसने आपको गलत मेडिसिन लिख के दे दी, या उसने आपकी आपको सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया कि आपको एक्चुअली में मसला क्या है, आप क्यों बीमार हैं। होता है ना कि आप कभी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर उस डॉक्टर से फायदा नहीं हो रहा था तो आप डॉक्टर्स को स्विच करते हैं। तो इसी तरीके से ऑडिटर भी गारंटी नहीं देता कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो गई हैं तो इस स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब सही है। ऐसा नहीं होता। ऑडिटर हमेशा शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को सिर्फ
अश्योरेंस देता है रीजनेबल, यानी 80 to 85% की अश्योरेंस देता है, 100% की अश्योरेंस नहीं देता। अच्छा, जनरल पब्लिक क्या सोचती है? जनरल पब्लिक ये सोचती है कि ऑडिटर गारंटी देता है, जबकि रियलिटी के अंदर ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देता है। ये जो डिफरेंस है ना, पब्लिक परसेप्शन और रियलिटी का, इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन गैप। यानी यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन गैप है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ऑडिटर गारंटी दे रहा है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा है, लेकिन रियलिटी में ऑडिटर तो ऐसा दे ही नहीं रहा। ऑडिटर से सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है। तो इस डिफरेंस को कहा जाता है एक्सपेक्टेशन गैप। इसे भी आप काइंडली नोट कर लीजिए। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि क्यों ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे रहा, या क्यों ऑडिटर गारंटी नहीं दे रहा, क्यों ऑडिटर सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है। तो इसका जवाब है कि ऑडिट की अपनी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं। इनहेरेंट मींस बिल्ट इन लिमिटेशन, यानी ऑडिट के प्रोसेस के अंदर ही कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ऑडिटर आपको एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे पा रहा। और वो लिमिटेशन है क्या? नंबर वन, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ऑडिटर्स ह्यूमंस हैं, तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन एरर हो जाए ऑडिटर से। हो सकता है कि वो कोई चीज उसने ना देखी हो सकता है कि उससे कोई गलती हो गई हो ड्यूरिंग द ऑडिट। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ऑडिटर आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। वो एक मार्जिन रखता है कि यार मैं भी तो इंसान हूँ, मुझसे भी तो गलती हो सकती है। सेकेंडली, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे आइटम्स को टेस्ट नहीं करता ऑडिटर आके। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सारे आइटम्स को टेस्ट नहीं करता। ऑडिटर ऑडिट करता है सैंपल बेसिस पे। आप खुद सोचें कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने के प्रोसेस से बनी है, तो आपको नहीं लगता कि ऑडिटर को भी 12 महीने चाहिए इन 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए, या इससे भी ज्यादा चाहिए बल्कि? तो ऑडिटर ऑडिट करता है आके सैंपल बेसिस के ऊपर, ताकि वो अपने ऑडिट को 3-4 महीने में वाइंड अप कर सके। वरना तो वो बैठा रहेगा और ऑडिट करता रहेगा। थर्ड, देखिए कभी कभार क्या होता है कि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होती है फ्रॉड में, और बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडिटर के लिए आइडेंटिफाई करना मैनेजमेंट का फ्रॉड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। सीनियर मैनेजमेंट ऐसी पोजीशन में होती है कि वो जर्नल एंट्रीज को मैन्युअली चेंज कर सकती है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि सीनियर मैनेजमेंट ने जानबूझकर कोई नई जर्नल एंट्री सिस्टम में ना डाली हो? या फिर कभी कभार कुछ कैश को डाइवर्ट कर देती है मैनेजमेंट पर्सनल अकाउंट्स में। कंपनी के कैश को, कंपनी के एसेट को करंट एसेट में, कैश करंट एसेट है ना, कंपनी का है। कभी कभार मैनेजमेंट उसको डाइवर्ट कर देती है अपने अकाउंट्स के अंदर। अब आप उसको कैसे, और वह हो सकता है एंट्री भी ना करें। तो वो एक ऐसी पोजीशन में होती है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है, फ्रॉड कर सकती है, और ऑडिटर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनके फ्रॉड को पकड़ना। तो यस, ये एक लिमिटेशन है ऑडिट की। फोर्थ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड होते हैं एस्टिमेट्स के, और एस्टिमेट्स गलत भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको टैक्स अथॉरिटीज वाली एग्जांपल दी कि हो सकता है एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए जानबूझकर मैनेजमेंट डेप्रिसिएशन की यूजफुल लाइफ को गलत एस्टिमेट कर रही हो। यानी जो चीज 7 सालों में उसकी लाइफ, फर्ज कर ले एक मशीन है उसकी लाइफ 7 साल है, मैनेजमेंट जानबूझकर, क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि प्रॉफिट्स इस साल कम दिखें, वो जानबूझकर यूजफुल लाइफ को तीन 3 साल का दिखा रही है ताकि एक्सपेंसेस बढ़ जाए। और जब उनसे पूछा जाएगा, ऑर्डर जब उनसे पूछेगा कि आपने ये एस्टिमेट गलत क्यों लिया, वो सिंपली ये कह के जान छुड़ा सकते हैं कि ये तो एक एस्टिमेट है, ये तो एक अंदाजा है, और अंदाजे तो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो यस, ये एक लिमिटेशन है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारे आइटम्स पे एस्टिमेशन होती है। जैसे आपने IAS 16 पढ़ा है F7 में, वहां पर आप डिसमेंटलिंग की प्रोविजन बनाते थे। वो तो फ्यूचर कॉस्ट है, वो तो एस्टिमेशन है। हो सकता है आपने वो एस्टिमेट गलत ले लिया, पॉसिबिलिटी है ना। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस गारंटी नहीं दे पाता, जब भी वो सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस देता है। और एग्जामिनर इसी सवाल को कुछ इस स्टाइल में पूछता है। वो ये कहता है कि डिस्क्राइब करो 3 लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। और हमने यहाँ पर 4 लिमिटेशन पढ़ी हैं एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिट की, कि क्यों एक्सटर्नल ऑडिट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाता, गारंटी नहीं दे पाता, क्यों वो रीजनेबल अश्योरेंस देता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। देखिए, ऑडिट फर्म्स जो होती है ना, वो बहुत सारी सर्विसेज दे रही होती है कंपनी को, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, जो कि कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। इसी तरीके से जो मेन सर्विसेज होती है ना ऑडिट फर्म की, उनमें से एक ऑडिट होती है और एक रिव्यू होती है। अच्छा, ये ऑडिट की सर्विस क्या होती है? अगर कोई कंपनी ऑडिट फर्म से ऑडिट सर्विस लेती है, तो बेसिकली वो कंपनी ऑडिट करवाना चाह रही है किसका? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अगर वो कंपनी ऑडिट फर्म से रिव्यू सर्विसेज ले रही है, तो बेसिकली वो रिव्यू करवाना चाह रही है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ऑडिट की सर्विस में ऑडिट करते हैं ऑडिटर्स, किसके? ऑडिट फर्म्स के। रिव्यू में भी ऑडिटर्स करते हैं, ऑडिट फर्म करती है। और दोनों सर्विसेज में ऑडिट फर्म चार्ज करती है फीस। लेकिन ऑडिट सर्विस में ऑडिटर आता है और आके डिटेल्ड एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। यानी वो हर चीज को डिटेल चेक करता है, नॉट ऑल आइटम्स, सैंपल बेसिस पे। जो सैंपल उसने सेलेक्ट किया है, उसको उस सैंपल के अकॉर्डिंग डिटेल में जाके एग्जामिनेशन कर रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। लेकिन रिव्यू सर्विस में क्या होता है? रिव्यू सर्विस के अंदर डिटेल एग्जामिनेशन नहीं होती, लेस डिटेल एग्जामिनेशन होती है। यानी ऊपर ऊपर से देखा जाता है सिर्फ। जबकि ऑडिट सर्विस के अंदर ऑडिटर आता है और बिल्कुल गहराई में जाकर चीजों को एग्जामिन कर रहा होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है वार्म आई व्यू और बर्ड आई व्यू। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखें। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ पार्ट वाइज
फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही होती हैं, क्वार्टरली कर रही हैं, 3 3 महीने के गैप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमने अपने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर को प्रेजेंट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डाउट करते हैं। इसी तरीके से सपोज अगर कंपनी 3 3 महीने क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, तो जाहिर सी बात है शेयर होल्डर्स इधर भी डाउट ही करेंगे। तो क्या करें, क्या हम ऑडिट फर्म को हायर करें फॉर एवरी क्वार्टर, ताकि वो आए और हमें अश्योरेंस दें? किस चीज पे अश्योरेंस दें? कंप्लीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट कब होंगी? 12वें महीने में जाके। अभी तो 3 मंथ हुए हैं, अभी तो वो इनकम्प्लीट है। तो क्या हम इस इनकम्प्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑडिट फर्म से ऑडिट सर्विसेज लें और उनसे अश्योरेंस लें इस इनकम्प्लीटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? तो जवाब है नो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अभी हमने ऊपर ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेज पढ़े हैं। हमने पढ़ा है कि ऑडिट टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ ही साथ कॉस्टली भी है। कंपनीज ऑडिट करवाने के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट देती हैं ऑडिट फर्म्स को। तो अगर हम इन 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को का ऑडिट करवाने लगे, तो फिर तो कंपनी कंगाल हो जाएगी। इतनी फीस वो किस तरीके से निकालेगी? तो यहां पर हम इन 3 मंथ्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऑडिट सर्विस नहीं लेते, बल्कि रिव्यू सर्विसेज लेते हैं, जो कि लेस कॉस्टली होती है। ठीक है। और लेस डिटेल भी एग्जामिनेशन होता है इनका। यानी ऑडिटर आता है और रिव्यू सर्विसेज देता है, जिसके अंदर वो लेस डिटेल एग्जामिनेशन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी ऊपर ऊपर से चीजें चेक कर लेता है कि सब चीजें ठीक है कि नहीं। या फिर, और ये कम कॉस्ट, मतलब ज्यादा कॉस्ट भी नहीं होती इस रिव्यू सर्विसेज की। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कंपनी यूजुअली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर एवरी 3 मंथ्स एंड शेयर होल्डर डाउट दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू, but to overcome their doubt, if we call auditor after every 3 months, this will lead to huge cost for the company. So 3 month financial statements are subject to less detailed examination called review, whereas full year financial statements subject to audit like statutory audit, which is a legal requirement. अब एग्जामिनर ने पास पेपर में इसको एग्जामिन किया है। अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें रिक्वायरमेंट इसकी, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सप्लेन करो डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल एंड लिमिटेड अश्योरेंस। अच्छा मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँ कि ऑडिट सर्विसेज में ऑडिटर रिव्यू सर्विस, रीजनेबल सर्विसेज, सॉरी, ऑडिट के अंदर दो सर्विसेज होती हैं। ओ सॉरी, ऑडिट फर्म दो सर्विसेज दे रही होती है, ऑडिट सर्विस और रीजनेबल सर्विस, और रिव्यू सर्विस, सॉरी। अब ऑडिट के अंदर ऑडिटर आके रीजनेबल अश्योरेंस देता है, रिव्यू में आके ऑडिटर लिमिटेड अश्योरेंस देता है, यानी 40 to 45% और कम कर देता है। तो इसका जवाब देखें, सिंपल। अगर कंपनी ऑडिट की सर्विसेज ले रही है, तो ऑडिटर आके क्या देगा? रीजनेबल अश्योरेंस देगा। इन अदर वर्ड्स 80 to 85% अश्योरेंस। वो 100% क्यों नहीं दे रहा ऑडिटर अश्योरेंस? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से वो नहीं दे सकता 100% अश्योरेंस। जब भी वो ऑडिट सर्विसेज में आके रीजनेबल अश्योरेंस देता है। अच्छा, इसका जो ओपिनियन होता है, जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर लेता है,
और वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने लगता है, तो वो ओपिनियन अपना एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव वर्डिंग्स में। जैसे वो उसमें लिखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर आप गौर करें इस स्टेटमेंट के ऊपर, तो ये स्टेटमेंट सर्टेन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी इसको पढ़ रहे हैं और पता लग रहा है कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब बहुत, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की गई, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है। जबकि रिव्यू में ऑडिटर गिव्स लिमिटेड अश्योरेंस, 40 to 45% अश्योरेंस। और ये इसमें जब ऑडिटर ऑडिट के रिव्यू के बाद अपना ओपिनियन देता है, तो वो नेगेटिव वर्डिंग उसमें देता है। वो उसमें लिखता है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जब आप ये स्टेटमेंट सुनते हैं, रिव्यू सर्विसेज में ओपिनियन देखते हैं ये वाला, तो आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं होती, स्टेटमेंट अनसर्टेन है, कंफ्यूजन है इसमें, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट नहीं है। इससे मैं क्या मतलब निकालूं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? तो जवाब है नो। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही? तो इसका जवाब भी नो ही है। यानी इस स्टेटमेंट के अंदर कंफ्यूजन है ना, कि ऑडिटर कह क्या रहा है? ऑडिटर कह रहा है कि हमारी हमारी नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं आई जिससे हम ये बिलीव करने लग जाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। अब समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये एक अनसर्टेन स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट ऑडिटर क्यों दे रहा है? देखिए, ऑडिटर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑडिटर का ओपिनियन सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं पढ़ते, ऑडिटर का ओपिनियन बैंक्स भी देख रहे होते हैं, बैंक्स भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन बैंक्स ने उस कंपनी को लोन देना है। टैक्स अथॉरिटीज भी पढ़ रही होती हैं, क्योंकि उन टैक्स अथॉरिटीज ने कंपनी से प्रॉफिट की बेस के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है। पब्लिक भी पढ़ रही होती है ऑडिटर का ओपिनियन, क्योंकि पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी में। तो ये ओपिनियन ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कि वो ओपिनियन दे ऑडिट एविडेंस की बेस के ऊपर। तो यहां पर अगर आप गौर करें इस स्टेटमेंट पे, क्यों ऑडिटर ये वाली स्टेटमेंट, इस तरह से स्टेटमेंट क्यों दे रहा है? क्यों वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं कर रहा रिव्यू सर्विसेज में? वो इस वजह से, क्योंकि रिव्यू सर्विस लेस डिटेल वर्क है। यानी ऑडिटर रिव्यू सर्विसेज में डिटेल एग्जामिनेशन तो करता ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो वो कैसे बता दे हर चीज सही है या हर चीज गलत है? जब भी ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन नहीं देता रिव्यू सर्विसेज में। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि ऑडिट फर्म ऑडिट सर्विसेज, रिव्यू सर्विसेज के साथ साथ बहुत सारी सर्विसेज भी देती है। जैसे इसमें एक और सर्विस है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ऑडिट फर्म और ऑडिट फर्म का क्लाइंट, जैसे कोई XYZ कंपनी हो गई, वो किसी एक टास्क के ऊपर एग्री करते हैं, और ऑडिट फर्म अपने क्लाइंट से फीस लेती है और उस टास्क को परफॉर्म कर देती है। यानी सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर के इलेक्ट्रिक या अ, आप कह लो कि के इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं हम। के इलेक्ट्रिक ये जानना चाह रही है कि इस इलाके के अंदर कितनी PMTs लगी हुई हैं।
तो मुझे बताएं कि वो ऑडिट फर्म के पास गई और उनसे एक एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स का एग्रीमेंट तय किया कि सर आप हमें ये बताइए कि इस इलाके में कितनी पीएमटीज लगी हुई हैं। अब ये एक टास्क है जिस पे क्लाइंट और ऑडिट फर्म दोनों एग्री कर रहे हैं। वो कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि आपने ये बताना है मुझे पता करके, और ऑडिट फर्म ये कही ठीक है मैं ये आपको पता करके बता रही हूँ। यानी दोनों पार्टीज एक टास्क के ऊपर एग्री कर गई हैं। ऑडिट फर्म क्लाइंट से फीस लेती है और उस टास्क को परफॉर्म करती है। सपोज उसने कह दिया कि यार इस सर्वे में सर्वे किया जाके और बता दिया कि इस इलाके के अंदर 70 पीएमटीज लगी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो सर्विस क्लाइंट ने ली है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, क्या इसमें ऑडिट फर्म क्लाइंट को कोई अश्योरेंस देगी? जवाब है नो। क्यों? क्योंकि इस सर्विस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस वजह से ऑडिट फर्म कोई ओपिनियन कोई अश्योरेंस नहीं देगी। सिंपल वो एक स्टेटमेंट लिख देगी, कंपनी आस्क अस टू डू दिस टास्क एंड वी परफॉर्म दिस टास्क। नो assurance इज गिवन बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। यानी कंपनी ने हमसे हमें कहा कि ये काम कर दो और हमने ये काम कर दिया, कोई एश्योरेंस नहीं दी क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इन्वॉल्व ही नहीं थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एश्योरेंस बेसिकली दी किसको जाती है? भाई जो पार्टी जैसे शेयर होल्डर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं, स्टेक होल्डर्स इफेक्ट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एश्योरेंस तो उनको दी जाती है ना। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक खुद जाके कोई सर्ट कोई स्पेसिफिक कोई टास्क करवाना चाह रही है। यहाँ ऑडिट फर्म किसी थर्ड पार्टी को तो एश्योरेंस दे नहीं रही। इसी तरीके से कंपाइलेशन एंगेजमेंट होती है। ये भी एक सर्विस है जो ऑडिट फर्म देती है अपने क्लाइंट्स को। ये होता क्या है? इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट company gives data and records to audit firm and ask them to compile financial statement for them. Audit firm take fees and compiles financial statement for them. Since it is not an audit nor review, so no assurance is given. कंपनी बेसिकली अपना डेटा, अपने रिकॉर्ड्स ऑडिट फर्म्स के साथ शेयर करती है और उनको ये कहती है कि सर ये मेरा डेटा है, ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, आप काइंडली मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके दे दें। ऑडिट फर्म फीस लेती है और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके देती है। क्या ये कोई ऑडिट है? नहीं। क्या ये कोई रिव्यू हो रहा है? नहीं। तो जब ना ऑडिट हो रहा है ना रिव्यू हो रहा है तो अश्योरेंस दी जाएगी? नहीं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है। सपोज मुझे ये बताएं कि क्या ऑडिट फर्म अपने क्लाइंट को कंपाइलेशन एंगेजमेंट के साथ साथ ऑडिट सर्विसेज दे सकती है? यानी वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल भी कर रहे हैं और फिर उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करे। क्या ऐसा कर सकती है ऑडिट फर्म? तो जवाब है नहीं। ओ सॉरी, जवाब है हाँ वो कर सकती है। अब बच्चा यहाँ पर पूछता है कि सर वो कैसे कर सकती है, जब आप ये कह रहे हैं कि ऑडिट वो शख्स कर सकता है या वो फर्म कर सकती है जो इंडिपेंडेंट हो। यहाँ तो ऑडिट फर्म ने खुद क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और अब वो खुद ही जा रही है उसका ऑडिट करने के लिए, तो वो कैसे कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि देखें, ऑडिट फर्म ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपाइल की है ना क्लाइंट की,
वो कंपाइल किए क्लाइंट के दिए हुए रिकॉर्ड से, क्लाइंट के दिए हुए डेटा से। हो सकता है कि क्लाइंट ने हमें डेटा ही गलत दिया हो सकता है रिकॉर्ड्स ही गलत दिए हो, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बन गई। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि अगर फर्म ने, सपोज मैं एक फर्म हूँ और मैंने अपने क्लाइंट क्लाइंट को फाइनेंशियल में कंपाइल करके दिए, और मैं ऑडिट करने गया, और जाकर मैंने ऑडिट किया और मैंने ये पाया कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बनी हुई, तो क्लाइंट ने कहा कि सर ये आप ही ने तो बना के दी है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, किसने कंपाइल करके दी है? ऑडिट फर्म ने। अब ऑडिट फर्म ही कह रही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑडिट फर्म क्लाइंट को कहती है कि देखें, हमने आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके दी थी वो आपके दिए हुए रिकॉर्ड से, आपके दिए हुए डेटा से कंपाइल करके दी थी। अब अगर आपका डेटा ही सही नहीं था, आपके रिकॉर्ड्स ही सही नहीं थे, तो इवेंचुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी गलत ही बनी ना। इसमें हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। और ये बताएं, ये भी है कि एक बात, कि ऐसी सर्विसेज कंपनीज क्यों लेती हैं? भाई कंपाइलेशन एंगेजमेंट की सर्विस कंपनी को क्या जरूरत है? कंपनी के पास अपने अकाउंटेंट्स हैं, वो खुद बना लेना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन वो ऑडिट फर्म से क्यों ये सर्विसेज ले रही है? तो इसका जवाब ये है, देखें, बहुत सारी कंट्रीज में आईएफआरएस को अडॉप्ट किया गया है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया गया है। बहुत सारी कंट्रीज रिसेंटली शिफ्ट हुई हैं गैप से आईएफआरएस पे। यानी उन्होंने अपनी कंट्रीज की जनरल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को छोड़कर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया। तो उनके पास, आपको नहीं लगता कि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की? भाई आईएफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस, और कंपनी के पास तो एक्सपर्टीज ही नहीं है, कंपनी के पास तो गैप की एक्सपर्टीज है। लेकिन कंपनी ने गैप छोड़ दिया, अब कंपनी आईएफआरएस अडॉप्ट कर चुकी है, तो उसके पास तो एक्सपर्टीज नहीं होगी, उसको तो नहीं पता आईए स्टैंडर्ड्स का, उसको तो नहीं पता आईएफआरएस का। जब भी वो फर्म्स को हायर करती हैं, पीडब्ल्यूसी हो गई, केपीएमजी हो गई, और उनसे कहती है कि आप हमें कंपाइल करके दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डेंस विथ आईएफआरएस। ये भी एक वजह है कि कंपनी ऑडिट फर्म से कंपाइलेशन एंगेजमेंट की सर्विसेज लेती है। इसी तरीके से ऑडिट फर्म ड्यू डिलिजेंस की भी सर्विस देती है। यानी अगर कोई कंपनी प्लान कर रही है किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने का, तो कभी कभार ऑडिट फर्म को हायर करती है और उनसे कहती है कि जरा इस कंपनी के ऊपर ये चेक करके बता दें कि क्या इनकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है कि नहीं, क्या हमें इसे बाय करना चाहिए, हमें इसे टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं। तो ऑडिट फर्म इस सर्विसेज की फीस लेती हैं और ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करती हैं। इससे कंपनी को क्या मदद मिलती है? इससे कंपनी ये डिसाइड कर सकती है कि आया उसे उस कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट? एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर, देखो, प्रैक्टिशनर कहते हैं ऑडिटर को, obtains sufficient appropriate evidence, sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion, opinion by auditor, designated to enhance the degree of confidence of the intended users other than responsible party about the outcome
ऑफ इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। अब इसको जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें, ये एक एंगेजमेंट है ना, एंगेजमेंट है किन पार्टीज के दरमियान? ऑडिट एक एंगेजमेंट है, इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? नंबर वन, शेयर होल्डर्स। नंबर टू, ऑडिटर्स, जिसे हम प्रैक्टिशनर भी कहते हैं। नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जिसे हम डायरेक्टर्स कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। ये तीन पार्टी ऑडिट की एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है। अच्छा, ऑडिटर प्रैक्टिशनर क्या करता है? ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन ओपिनियन। मुझे बताएं कि ऑडिटर का अल्टीमेट गोल क्या है ऑडिट करने का? कि वो ओपिनियन दे सके। अब ओपिनियन में ऐसे ही कह दे कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या फिर वो ये कह दे कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर रिलाय कर रहे होते हैं। तो ऑडिटर को भी चाहिए कि अपना ओपिनियन किसी स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर दे, यानी उस ओपिनियन को बैक करे ऑडिट एविडेंस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑडिटर प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। अब यहाँ बात आती है कि सफिशिएंट भी होना चाहिए एविडेंस और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। सफिशिएंसी से क्या मुराद है? क्वांटिटी। सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटिटी। अच्छा, सपोज कंपनी की टोटल इनवॉइसेस हैं 100, और ऑडिटर आया और उसने सिर्फ दो इनवॉइसेस का सैंपल ले लिया। क्या ये जो एविडेंस उसने कलेक्ट किया है, क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। सफिशिएंट कब होगा? जब वो 100 में से 15, 20, 25 इतनी इनवॉइसेस ले, कि वो सैंपल रिप्रेजेंट कर सके ना पॉपुलेशन को। इतना एविडेंस तो वो कलेक्ट करे, यानी सफिशिएंट क्वांटिटी का एविडेंस कलेक्ट करे। इसी तरीके से सपोज ऑडिटर वेयर हाउस में जाके इन्वेंट्री काउंट करता है। वेयर हाउस में मल्टीपल शेल्फ्स है, लेकिन ऑडिटर जाता है और एक शेल्फ को जाके चेक कर लेता है। तो क्या यहाँ पर ऑडिटर ने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, क्या वो सफिशिएंट है? नहीं। उसको चाहिए कि कम से कम इनफ शेल्फ्स कैलकुलेट, इनफ शेल्फ्स को चेक चेक करे, कि ताकि वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। सपोज 100 शेल्फ्स है, अगर ऑडिटर जाके एक शेल्फ को काउंट कर रहा है, तो ये सफिशिएंसी नहीं है, ये एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। ऑर्डर को चाहिए कम से कम 20 शेल्फ्स, 25 शेल्फ्स, 30 शेल्फ्स जाके काउंट करे, तो ये कहलाएगा सफिशिएंट एविडेंस। अच्छा, इसी तरीके से एविडेंस सफिशिएंट तो हो ही हो, लेकिन उसके साथ साथ रिलायबल भी हो, अप्रोप्रिएट भी हो। भाई अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है? रिलायबल हो। एविडेंस का रिलायबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कि ऑडिटर को बैंक बैलेंस चेक करना है, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक के आगे उसका बैलेंस लिखा हुआ है। अब दो तरीके हैं इसको चेक करने के। या तो ऑडिटर इस बैलेंस को इंटरनली, कंपनी के इंटरनली वेरीफाई करे, या पर एक्सटर्नल सोर्स से वेरीफाई करे। अगर ऑडिटर वेरीफाई करता है थ्रू बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट कैसे निकलती है? बैंक स्टेटमेंट बैंक प्रोवाइड करता है ना, बैंक एक एक्सटर्नल सोर्स है। अगर ऑडिटर कंपनी का बैंक बैलेंस बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई कर रहा है, तो यस ये एक रिलायबल एविडेंस है। लेकिन अगर बैंक बैलेंस चेक कर रहा है
कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉय की कैलकुलेशन से, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि अकाउंटेंट एम्प्लॉय कंपनी का है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कंपनी को फेवर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कंपनी उसको फायर कर दे, अपने एम्प्लॉय को। तो उसको भी डर होता है इस चीज का। तो ऑडिटर को भी चाहिए कि एविडेंस जो भी कलेक्ट कर रहा है वो सफिशिएंट भी हो और रिलायबल भी हो, और उस एविडेंस की बेस के ऊपर कंक्लूजन दे, ओपिनियन दे। अच्छा, यहां तक तो हमने कर लिया। अब वो ओपिनियन किसके लिए? वो जो ओपिनियन है ना, वो इनहेंस क्या कर रहा है? वो कॉन्फिडेंस इनहेंस कर रहा है, किसका? इंटेंडेड यूजर्स का। अब इंटेंडेड यूजर एक एक वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यानी स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इंटेंडेड यूजर शेयर होल्डर है तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, शेयर होल्डर भी एक पार्टी है जो कि ओपिनियन का, ऑडिटर का ओपिनियन रीड करती है। इसी तरीके से बैंक्स, टैक्स अथॉरिटीज, वो भी ऑडिटर के ओपिनियन को रीड करते हैं। तो ऑडिटर को चाहिए कि अपना ओपिनियन दे उन लोगों के लिए, उन पार्टीज को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, इनहांस हो जाए ओपिनियन पढ़ के। क्या आया है कि यार ये जो, फर्स्ट सपोज एक शेयर होल्डर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, या पोटेंशियल इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब वो वेट कर रहा है कि ऑडिटर इस कंपनी के अकाउंट्स का ऑडिट कर ले और अपना ओपिनियन दे दे। अगर ओपिनियन देता है ऑडिटर के कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है ना, उसको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। वो ये सोचेगा कि यार कंपनी, ऑडिटर आया, ऑडिटर ने आके अपना ओपिनियन दिया, यानी ऑडिटर ने चेक किए हैं ऑडिट अकाउंट्स को, तो हाँ ये एक सेफ साइड है, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, और पोटेंशियल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला था, तो उसने जैसे ही ऑडिटर का ओपिनियन सुना ना, उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि यार अब इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, अब पैसा डूब जाएगा। इसी तरीके से ये जो ओपिनियन दे रहा है ऑडिटर, ये किसके लिए दे रहा है? ये जो ओपिनियन ऑडिटर दे रहा है, ये इंटेंडेड यूजर्स यानी स्टेक होल्डर्स के लिए दे रहा है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यानी ये ओपिनियन उस पार्टी के लिए नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल है यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, यानी डायरेक्टर्स। अगर ये देखो ना, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है, और अगर ऑडिटर उन्हीं को ही ओपिनियन दे रहा है तो क्या फायदा? ये डायरेक्टर्स के अलावा सबके लिए ओपिनियन। अच्छा, सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी अबाउट द आउटकम ऑफ इवेल्युएशन, यानी जो ऑडिटर ने इवेल्युएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका आउटकम क्या निकला, उस सब्जेक्ट मैटर से मुराद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका ऑडिट हो रहा है, अगेंस्ट क्राइटेरिया। अब मुझे आप एक बात बताएं, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, मैं कैसे ये कह दूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या ये कैसे कह दूं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? भाई जाहिर सी बात है ना, मुझे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, किसी चीज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना। कोई क्राइटेरिया हो, कोई गाइडेंस हो, कोई लॉ हो, कोई रेगुलेशन हो, मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा तो ही तो बता सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो ऐसे क्राइटेरिया हैं, ये हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। अभी तो मैं आपको इसका डिटेल वो बता रहा हूँ, डेफिनेशन जो है इसकी एश्योरेंस एंगेजमेंट की, ब्रेक करके मैंने आपको समझाई है। अब बच्चा ये पूछता है कि सर, ये तो बात समझ में आ गई, ये बताइए अश्योरेंस क्या होती है?
तो देखो, अश्योरेंस का मतलब है ओपिनियन को ऑफर करना। किस ओपिनियन को? जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे दिया जा रहा हो, ताकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोग कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले सकें, ये जानते हुए कि जो रिस्क था ना, कि वो इंफॉर्मेशन खराब हो, गलत हो जाएगी या रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी, वो रिस्क रिड्यूस हो चुका है। इसे कहते हैं अश्योरेंस। एग्जामिनर आपसे पूछता है 5 मार्क के लिए कि मुझे ये बता दो कि एलिमेंट्स क्या हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के। आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन एलिमेंट क्या है एश्योरेंस एंगेजमेंट के? 5 मार्क के लिए बता दो। तो देखो, देयर आर 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, 3 पार्टी इन्वॉल्वमेंट। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो ऑडिट की इंगेजमेंट हो रही है, इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? नंबर 1, प्रैक्टिशनर, जिसे हम ऑडिटर कहते हैं। नंबर 2, इंटेंडेड यूजर्स, लाइक शेयर होल्डर, बैंक, टैक्स अथॉरिटीज। ये भी हो सकते हैं ना इंटेंडेड यूजर। स्टेक होल्डर की बात हो रही है, शेयर होल्डर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोग हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? डायरेक्टर्स, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। तो ये 3 लोग ऑडिट के अंदर, ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। प्रैक्टिशनर हम पढ़ लेते हैं। प्रैक्टिशनर में क्या कह रहा है? द रिव्यूअर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी वो शख्स जो रिव्यू कर रहा है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मुराद यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यानी वो शख्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहा है, और वो शख्स प्रोवाइड करेगा एश्योरेंस। देखिए ना, वो शख्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहा है और वो शख्स प्रोवाइड करेगा अश्योरेंस, उस बंदे को कहेंगे प्रैक्टिशनर, ऑडिटर। सेकंड, इंटेंडेड यूजर्स, लाइक शेयर होल्डर्स। इसमें क्या कह रहा है? द पीपल यूजिंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी वो लोग जो सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकें। भाई, शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं ना, कि क्या उन्हें मजीद इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेना चाहिए। रिव्यू यही करते हैं ना, इसी वजह से यूज करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसी तरीके से बैंक्स, बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रही है इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, कि क्या मुझे इस कंपनी को लोन देना चाहिए या मुझे इस कंपनी को लोन देना नहीं चाहिए। ये डिसीजन लेना है ना डायरेक्ट बैंक्स ने। तो इस पर्पस के लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की पढ़ रहे हैं या यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल पार्टीज, पार्टी लाइक डायरेक्टर्स, द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी वो पार्टी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की। और हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कौन करता है, जिम्मेदार कौन है, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर्स। भाई, डायरेक्टर्स को भी अच्छी खासी फीस मिलती है, अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। तो वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरीके से ये हमारा 5 एलिमेंट में से पहला एलिमेंट है। नंबर 2, अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, द इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन बाय द प्रैक्टिशनर, यानी वो इंफॉर्मेशन जो कि सब्जेक्ट है किसका, यानी वानी वो इंफॉर्मेशन जो प्रैक्टिशनर के आगे पड़ी हुई है, जो प्रैक्टिशनर ने एग्जामिन करनी है, उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। यानी ऑडिटर आ रहा है, ऑडिट एंगेजमेंट में वो क्या करेगा? सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो बताया जा रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट मैटर है, जिसको ऑडिटर ने आके एग्जामिन करना है। इसी तरीके से सूटेबल क्राइटेरिया, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑडिटर का अल्टीमेट गोल है ओपिनियन देना। अब वो ओपिनियन कैसे दे? क्या ये बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है,
क्या वो ये बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है? तो भाई लोग उनसे पूछेंगे कि आपने ये ओपिनियन दिया, तो इस ओपिनियन की क्या बेसिस है, किस बेस पे आपने ये ओपिनियन दिया? तो ऑडिटर को एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है ना। एविडेंस किस तरीके से आएगा? किस तरीके से पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाई है कि नहीं बनाई, कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेगा। ये क्राइटेरिया है ना, स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया है। ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस क्राइटेरिया के साथ कंपेयर करेगा तो ही वो बता सकता है ना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है कि नहीं है। ये लिखी है, द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड। क्राइटेरिया में एग्जांपल्स स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं, गाइडेंस, लॉज एंड रेगुलेशंस आ सकती हैं। सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, अभी हमने ऊपर बात की कि ओपिनियन देना तो है, लेकिन ओपिनियन एविडेंस की बेस पे देना है। ऐसे नहीं बोल देना कि सही है या गलत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई एविडेंस तो हो ना, कोई ठोस एविडेंस होना चाहिए। तो आपके पास सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए, यानी एविडेंस की क्वांटिटी भी सफिशिएंट हो, और जो एविडेंस आप यूज कर रहे हो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, वो एविडेंस रिलायबल भी होना चाहिए। Sufficient appropriate evidence is needed to provide a basis for the opinion. Basis for the opinion, देखें, जब रिपोर्ट बनती है ना, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ऑडिटर मेंशन करता है कि मैं इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा, क्या बेसिस थी मेरे कंक्लूजन की। तो वहां पर ऑडिटर डिस्कस करता है कि ये वजह थी जिसकी वजह से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो बेसिस क्या है? बेसिकली वो एविडेंस। लास्ट एलिमेंट, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। देखें, ऑडिटर को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करें, शेयर होल्डर्स को अश्योर करें और हमें ओपिनियन दें। यानी ऑडिटर्स का अल्टीमेट गोल क्या था? शेयर होल्डर्स को ओपिनियन देना। अब ओपिनियन किस फॉर्म में दें? वर्बली, कि हाँ यार वो मैंने चेक कर लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो सही नहीं है, हाँ यार वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो कोई रिकॉर्ड, कोई प्रूफ होगा? तो याद रखिएगा, हमेशा ऑडिटर ओपिनियन देता है रिटन फॉर्म में, रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट की फॉर्म में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द आउटपुट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी उस अश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि अश्योरेंस एंगेजमेंट कितने कितने लोगों के दरमियान थी? ऑडिटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर, इनके दरमियान थी ना ऑडिट एंगेजमेंट। तीन पार्टी इन्वॉल्व थी ना। इस एंगेजमेंट का नतीजा क्या निकला? ये बेसिकली है रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट। Output of assurance engagement expressing a conclusion about opinion about the subject matter, यानी इस एंगेजमेंट का नतीजा क्या निकला, ये बता दो एक रिटेन अश्योरेंस रिपोर्ट में। अब दो में से एक ही नतीजा निकल सकता है ना भाई। या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, या फिर दूसरा निकल सकता है कि ये अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस नहीं है और ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी नहीं दे रही। तो दोनों में से किसी एक नतीजे पर पहुंचोगे ना। तो ये बताना। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, अब यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट हो गया। कभी कभार एग्जामिनर पूछता है कि कंपेयर करो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स रिगार्डिंग द पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इन दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर हम डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, तो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
डायरेक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। ऑडिटर, ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखें, अभी हमने ऊपर एक्सपेक्टेशन गैप पढ़ा। आपको पता है कि आज भी इवन मैं भी जब अपने इनिशियल पेपर्स में था, तो मैं भी ये सोचता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर आके बनाता है। और आज भी लोग ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर आके बनाता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन गैप है लोगों में। ऑडिटर का सिर्फ काम ये है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आके ऑडिट करे बस, या उनको रिव्यू सर्विसेज दे बस। इसी तरीके से डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अजम्पशंस, एस्टिमेट्स। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि अजम्पशंस करें। इसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, अच्छा इसका ये क्या होगा, अच्छा कितने पे प्रोविजन बनना चाहिए, एस्टिमेट्स करें। और ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ दो असम्पशन। यानी ऑडिटर आके रीजंस लेगा मैनेजमेंट से कि ये जो आपने असम्पशन यूज की है इसकी क्या रीजन है। तो हो सकता है ऑडिटर, डायरेक्टर ये बताए कि ये हम अ, इस सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो यही एक असम्पशन फॉलो करती हैं। तो ऑडिटर बेसिकली चैलेंज करेगा असम्पशंस को जो डायरेक्टर्स ने ली हैं, उनकी रीजंस पूछेगा, रैशनल्स पूछेगा। इसी तरीके से डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि फ्रॉड्स को डिटेक्ट करें, इनको प्रिवेंट करें, और एरर्स को डिटेक्ट करें या उनको प्रिवेंट करें। ये भी एक एक्सपेक्टेशन गैप है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ऑडिटर की जिम्मेदारी है फ्रॉड पकड़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर लाया करती है? मैनेजमेंट के ऊपर लाया लाया करती है। ऑडिटर आर रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एनी फ्रॉड एंड एरर्स। ऑडिटर सिर्फ इतना जिम्मेदार है, इतना रिस्पॉन्सिबल है कि जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस, उसमें कोई एरर, उसमें कोई एरर भी कौन सा, इमटेरियल नहीं, मटेरियल आया, मटेरियल एरर, या मटेरियल कोई ऐसी गलती, फ्रॉड ना हो। इसी तरीके से डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू असेस वेदर कंपनी इज गोइंग कंसर्न। आप सब ने F7 में पढ़ा होगा कि गोइंग कंसर्न क्या है, कि कंपनी, असेस करती है कि क्या कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ सरवाइव कर पाएगी, चल पाएगी। मुझे बताएं कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली बनेगी ना। अगर कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ चलेगी तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मंथ के लिए बनेगी। वो नहीं चलेगी तो ब्रेकअप बेसिस पे बनेगी, आपने F7 में पढ़ा है। इसी तरीके से डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है ये असेस करें क्या उनकी कंपनी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, क्या वो कंपनी मजीद 12 महीने चलेगी कि नहीं चलेगी। इसी तरीके से ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इंश्योर करें कि जो असेसमेंट डायरेक्टर्स ने की है गोइंग कंसर्न की, वो करेक्ट है कि नहीं। यानी उनकी असेसमेंट को चैलेंज करें, चेक करें। फीड मतलब ये एक तरीके का आप समझ लें फीडबैक कंट्रोल टाइप है। ऑडिट इज इट्स लाइक फीडबैक कंट्रोल, कि उनके किए हुए काम को चैलेंज करें, क्वेश्चनिंग माइंड अप्लाई करें ऑडिट के अंदर। समझ आ रही है? उन्होंने एक असेसमेंट कर ली, सपोज उन्होंने कह दिया कि कंपनी गोइंग कंसर्न है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनसे आके सवाल जवाब करें कि कैसे, आपने क्या, आपकी क्या असेसमेंट है, मुझे बताएं। अपने कैश फ्लोज दिखाएं। जो कैश फ्लोज एक बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट हैं ये चेक करने के लिए, क्योंकि आपने सुना होगा कैश इज किंग। अगर बिजनेस में कैश नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो ऑडिटर आके कैश फ्लोस मांगता है कि आप अपने कैश फ्लोस दिखाएं। आप ये बताएं कि आप पे कोई केस तो नहीं चल रहा। आपको समझ में आ रही? तो ऑडिटर आके बेसिकली उसकी असेसमेंट को चैलेंज करता है, क्वेश्चन करता है, ताकि उस ऑडिटर को ये अंदाजा हो सके कि जो असेसमेंट डायरेक्टर ने, मैनेजमेंट ने की है, कि वो ठीक है कि नहीं। तो ये थी आज का लेक्चर जो हमने किया, और आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह मुझे, अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।